वेलकम अगेन टू दिस कोर्स ऑन इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स। रोबोटिक्स 101 कोर्स में जो हमने लास्ट के 8 वीडियो लेक्चर्स कवर करे हैं, उसमें हमने ऑलमोस्ट जो फंडामेंटल्स होते हैं किसी भी रोबोटिक सिस्टम के, वो हमने बहुत ईजिली और बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है, जिसमें हमने यूजुअली कंप्यूटर सिमुलेशंस और 3D एनिमेशंस की हेल्प से रोबोट के कंसेप्ट्स को सीखा है। सो आज हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। ये यूनिट आपका फाउंडेशन है। कोई भी रोबोटिक्स का कोर्स जब आप आगे परस्यू करोगे, उसकी फंडामेंटल्स आज से स्टार्ट होंगी। तो इस यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेट फ्रेम्स, मैपिंग्स एंड ट्रांसफॉर्म्स या ट्रांसफॉर्मेशंस। सो आज के इस यूनिट में हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। सो ये मैंने एक रोड मैप तैयार करा हुआ है। जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। सो इस सेकेंड यूनिट में जो हमारा पहला टॉपिक होगा, दैट विल बी रोबोट नोटेशंस, ठीक है। रोबोटिक्स को आगे परस्यू करने के लिए इस सीरीज़ में, और इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए इस यूट्यूब चैनल पे, हम जितने भी नोटेशंस यूज़ करेंगे वो सारे के सारे नोटेशंस मैं आपको आज इस वाले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अब नोटेशंस क्या होते हैं, जैसे कि अगर आप एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करोगे इस टाइप से, यू यूज़ अ कैपिटल लेटर, कैपिटल अल्फ़ाबेट, और उसको एनक्लोज करोगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। वेक्टर्स के लिए यूजुअली आप स्मॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करोगे, स्मॉल लेटर विथ अ साइन। सो इस टाइप के जितने भी नोटेशंस होंगे ये हम आज इसमें देख लेंगे। जितना पॉसिबल होगा उतने नोटेशंस हम कवर कर लेंगे। सेकेंड टॉपिक होगा रिव्यू ऑफ बेसिक एंड फंडामेंटल मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, ठीक है। इसमें मेट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और वेक्टर्स पूरे पूरे नहीं कवर कराए जाएंगे, बहुत ब्रीफ में इतना कवर करा दिया जाएगा कि आगे जो हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे या अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें जो कंसेप्ट यूज़ हो रहे हो एक बार वो आपको रिकैपिचुलेट करा दिया जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में जैसे कि मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ते हैं उस टाइप से यहाँ पर नहीं कराया जाएगा। उसके लिए आप मेक श्योर करना कि आपको इनके कंसेप्ट्स आते हों, एटलीस्ट मेट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड वेक्टर्स आपको अच्छे से आता हो अगर आप रोबोटिक्स को आगे परस्यू करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड टॉपिक होगा काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। सो रोबोटिक्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको रोबोट काइनेमेटिक्स में जिस चीज़ से डील करना पड़ेगा वो होगी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशंस में। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है आपका, वो रोबोटिक्स में हम किस टाइप से डिफाइन करते हैं वो इसमें आपको बताया जाएगा। कोई भी पॉइंट को आप 3D में कैसे रिप्रेजेंट करोगे यूजिंग वेक्टर्स, वो आपको कोऑर्डिनेट फ्रेम्स के साथ बताया जाएगा। इनफैक्ट कोऑर्डिनेट फ्रेम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अगेन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको रोबोटिक्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज नहीं है इस कोर्स लेने से पहले, तो मैं हर चीज़ को फंडामेंटल लेवल से कवर कराऊंगा। तो हो सकता है जो वीडियो आधे घंटे में हो जाना चाहिए था उसके लिए मुझे 1 घंटा लग जाए, बट स्टिल अगर आप देखोगे तो आप कुछ ना कुछ नया ही सीख कर जाओगे इसमें। सो मेक श्योर आप वीडियो को देखो। अगर आपको ये कंसेप्ट आते भी हैं, मेट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, वेक्टर आता भी है, तो भी आप इसको देख लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका एक माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और आप कंसेप्ट्स को इजीली ग्रैस्प कर पाओगे जब मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक। सो कोऑर्डिनेट फ्रेम के बाद हम लोग काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ पोजीशन। सो कोई भी अगर एक पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, सो उस पॉइंट की आप पोजीशन को कैसे डिफाइन करोगे विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फ्रेम, उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप पोजीशन को कैसे डिफाइन करोगे, उसे हम काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पोजीशन में पढ़ेंगे, ठीक। थर्ड वन इज ओरिएंटेशन। काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ओरिएंटेशन के 3 पार्ट्स होंगे। पहला है डायरेक्शन कोसाइन मेथड है, ये आप किस मेथड से ओरिएंटेशन को डिफाइन करोगे। तीनों में से कोई भी एक यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं तीनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट ऑथर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की नोटेशन को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो आपको ये तीनों आने चाहिए, और एटलीस्ट अगर डिटेल में नहीं तो एटलीस्ट इनमें से एक आना चाहिए, और रिमेनिंग जो 2 हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक। सो हम ओरिएंटेशन में कवर करेंगे डायरेक्शन कोसाइन, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओरिएंटेशन। उसके बाद स्क्रू एक्सेस, इसको हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज आई थिंक बियॉन्ड द स्कोप, बट इसको मैं आपको इतना बता दूंगा सो दैट आप स्क्रू एक्सेस से जो मेन फंडामेंटल रोटेशन मैट्रिक्स होता है, दैट इज ऑयलर एंगल और फिक्स्ड एंगल नोटेशन, वहाँ तक आप आ जाओ। सो इसको मिस नहीं करना, ठीक है।
स्क्रू एक्सिस के बाद हम ऑयलर एंगल या फिक्स्ड एंगल नोटेशन पढ़ेंगे। ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन है हमारे ओरिएंटेशन की। ठीक, तो याद करो जैसे मैंने आपको बताया था रोबोटिक मैनिपुलेटर में 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं आपकी आर्म की एंड 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं आपकी रिस्ट की। सो जो लास्ट का रिस्ट असेंबली होता है 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, इसका मेन वर्क होता है अपने एंड इफेक्टर को 3 डायमेंशंस में इस तरीके से ओरिएंट करना सो दैट ये आपकी जो रिजिड बॉडी है या वर्क पीस है इसको ग्रैस्प कर सके। ठीक, सो ओरिएंटेशन आपकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से होती है। ये मैंने आपको ऑलरेडी रिस्ट वाले वीडियो में बता दिया है जहाँ पे हमने रोबोट एनाटॉमी पढ़ी थी। सो अब हम ओरिएंटेशन को प्रॉपरली कैसे काइनेमेटिकली डिफाइन करते हैं वो इन 3 मेथड्स की हेल्प से पढ़ लेंगे। ठीक है, सो ये आपके अगेन फंडामेंटल्स में आ जाएगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन में, वो हमारा होगा मैपिंग्स एंड देयर टाइप्स। ठीक, सो ये एक सेपरेट टॉपिक है। आई थिंक यहाँ पे मार्किंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सो डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज़ योर 4th टॉपिक, दैट इज़ मैपिंग एंड देयर टाइप्स। सो कौन कौन सी मैपिंग होती हैं और उनकी कितनी टाइप्स होते हैं ये हम पढ़ेंगे। सो जब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बता दूंगा पोजीशन और ओरिएंटेशन को कैसे आप काइनेमेटिकली डिस्क्राइब करोगे, उसके बाद आपके पास रोबोटिक्स में इस टाइप की सिचुएशंस आती हैं जब आपके पास मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं। ठीक है, सो मल्टीपल फ्रेम्स होने की वजह से क्या हो सकता है, बिटवीन दीज 2 फ्रेम्स, फ्रेम नंबर 1 एंड फ्रेम नंबर 2, 3 कंडीशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज मैपिंग बिटवीन ट्रांसलेटेड फ्रेम्स। अगर इसका ओरिजिन O1 है और इसका ओरिजिन O2 है, सो 1 फ्रेम और 2 फ्रेम के ओरिजिन के बीच में कुछ डिस्टेंस हो सकता है। इसका मतलब है कि फ्रेम नंबर 2 को आप ट्रांसलेट करा सकते हो विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1। ठीक, सो ये कोई एक डिस्टेंस होगा। सो इस वाले ऑपरेशन को हम बोलते हैं मैपिंग बिटवीन ट्रांसलेटेड फ्रेम्स। ये हम मैपिंग्स में पढ़ेंगे। सेकंड आप क्या हो सकता है कंडीशन, दिस इज फ्रेम नंबर 1 एंड क्या हो सकता है, आप एक दूसरा फ्रेम ले रहे हो जो आप प्रीवियस फ्रेम की जो आपकी एक्सिस है इनके रिस्पेक्ट में आप रोटेट करा दे रहे हो, कीपिंग देयर ओरिजिन एट वन पर्टिकुलर पॉइंट। सो O1 और O2 दोनों इस पॉइंट पे हैं, बट आपने क्या करा, फ्रेम नंबर 2 को कुछ एंगल पे रोटेट करा दिया विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1। सो इस टाइप के ऑपरेशन को हम बोलते हैं मैपिंग्स बिटवीन रोटेटेड फ्रेम्स, जहाँ पे फ्रेम नंबर 2 को आपने रोटेट कराया विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ फ्रेम नंबर 1। सो ये भी हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से कि इस टाइप की मैपिंग्स में हम किस टाइप के फॉर्मूलेज यूज करते हैं। जो थर्ड मैपिंग होगी वो होगी मैपिंग्स बिटवीन ट्रांसलेटेड एंड रोटेटेड फ्रेम्स। सो एक थर्ड कंडीशन हो सकती है जहाँ पे आपका फ्रेम नंबर 1 ये है और क्या करा आपने, फ्रेम नंबर 1 के ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे आप ले गए अपने फ्रेम नंबर 2 को, और क्या करा आपने, जो ओरिजिनल डायरेक्शन था फ्रेम नंबर 1 की एक्सिस का, अब क्या करा आपने, ट्रांसलेट कराने के बाद अपने फ्रेम को रोटेट भी करा दिया विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1। सो दिस इज फ्रेम नंबर 2, ये ओरिजिन हो गया O2, दिस डिस्टेंस इज D, तो ये ट्रांसलेशन हो गई। और ये जो आपकी एंगुलर रोटेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। सो ट्रांसलेटेड एंड रोटेटेड फ्रेम्स के बीच में आप किस टाइप से मैपिंग्स को डिफाइन करोगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जब आपके ये सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ तक, ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टडी दिस होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। सो दिस इज टॉपिक नंबर 5। होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एडवांस टॉपिक है। जब हम यहाँ तक मैपिंग्स वाला पूरा पोर्शन कवर कर लेंगे उसके बाद ये टॉपिक मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, सो होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के कुछ सब टॉपिक्स हैं जो इस टाइप से हैं। जो पहला सब टॉपिक है वो है बेसिक ऑपरेशंस। ठीक, बेसिक ऑपरेशंस में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड उनकी प्रॉपर्टीज़। सो क्या होता है रोबोट्स में, रोबोटिक स्टडी में एक पर्टिकुलर फ्रेम को हम क्या कराते हैं, या तो ट्रांसलेट कराते हैं, मतलब लीनियर डायरेक्शन हो सकता है, लीनियर मोशन हो सकता है फ्रेम का अलोंग X, Y एंड Z एक्सिस, और हम उसमें क्या कराते हैं, फिर उसे रोटेट भी करा सकते हैं। तो θ1, θ2 एंड θ3 आर द 3 रोटेशंस विद रिस्पेक्ट टू द 3 प्रिंसिपल एक्सिस। सो हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखेंगे कि मल्टीपल ट्रांसलेशंस या मल्टीपल रोटेशंस या ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का कॉम्बिनेशन से किस टाइप से आप होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करोगे और सॉल्व करोगे, और फिर उसके बाद उन ऑपरेशंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे। ठीक है, सेकेंड टॉपिक होगा कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस। दिस इज ऑल्सो एडवांस टॉपिक। सो क्या करोगे, सपोज आपने फ्रेम नंबर 2 को पहले ट्रांसलेट कराया
फिर आपने उसे रोटेट कराया, अगेन आपने उसे ट्रांसलेट कराया, ठीक। सो इस टाइप के कंपोजिट ऑपरेशंस को आप किस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे और सॉल्व करोगे, वो हम कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में कवर कर लेंगे, ठीक। और जो इसका लास्ट सब टॉपिक है दैट इज हाउ टू इन्वर्ट अ होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अगर फ्रेम नंबर 1 और फ्रेम नंबर 2 के बीच में आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन पता है, यू नो द ट्रांसफॉर्मेशन टी है, ठीक। सो यू कैन राइट इट टी, जो क्या करेगी, कोई भी अगर पॉइंट फ्रेम नंबर 2 में है सो उसको मैप करेगी फ्रेम नंबर 1 में। अब आपसे अगर मैं पूछूं सेम पॉइंट पी को विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर 1 आप कैसे डिनोट करोगे, सो उसके लिए एक कंडीशन आती है जहाँ पे आपको एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करना पड़ता है, और दैट इज़ अ 4x4 मैट्रिक्स। सो 4x4 मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स करोगे ट्रेडिशनल फॉर्मूले से, दैट इज़ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स दी एडजॉइंट ऑफ ए, इस फॉर्मूले से करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो रोबोटिक्स में देर इज़ अ शॉर्टकट ट्रिक या एक सिंबॉलिक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। सो वो आपको आना चाहिए, ऑलरेडी क्वेश्चंस इससे पूछे जा चुके हैं। सो हम इस मेथड पे एक लेक्चर रख लेंगे या एक लेक्चर के साथ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, सो दैट ये जो आपका टॉपिक है आपको क्लियर हो जाए। सो लास्ट टॉपिक इज इन्वर्टिंग अ होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसमें हम एक होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे, ठीक। उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री टॉपिक्स हैं। सो दिस इज टॉपिक नंबर 6। इसमें हम क्या करेंगे, एक टॉपिक है जो कई सारी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन होता है, हाउ टू असाइन फ्रेम्स टू दी रोबोट्स एंड इफेक्टर। इसको ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम क्या करेंगे, मैपिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशन और कोऑर्डिनेट सिस्टम से अभी तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स हो गए उनको हम सॉल्व कर लेंगे, इंक्लूडिंग द क्वेश्चंस ऑफ ईएससी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ईएससी के और कुछ आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के, ठीक है। ये सारे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे सो दैट हमने जो भी कंसेप्ट सीखे हैं ये ऊपर तक, स्पेशली ये दीज 3 एंड दीज मैपिंग्स एंड होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, तो ये जो 3 मेन टॉपिक हैं इनसे जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं इनको रीइंफोर्स करने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो ये आपका रोड मैप है यूनिट नंबर 2 का, और इसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज रोबोट नोटेशंस। सो रोबोट नोटेशंस का हम टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो जैसे आपको पता है रोबोटिक्स इज़ अ मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड। इसका मतलब ये है कि आपको रोबोटिक्स अगर अच्छे से सीखनी है सो आपको मैकेनिकल के कंसेप्ट्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। अब कोई भी एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है वो इतने सारे कंसेप्ट्स को क्या करे, अच्छे से सीख कर रखे, वो एटलीस्ट किसी एक में बेटर हो सकता है, ठीक। सो यूजुअली रोबोटिक्स में आप स्पेशलाइज्ड टीम्स एंड डिपार्टमेंट्स में काम करते हो। आप अपना मैकेनिकल का असेंबली बनाओगे, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होगा वो उसकी ड्राइव्स एंड एक्चुएटर्स को सेट करेगा, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियर क्या होगा उसके सॉफ्टवेयर को बनाएगा, और इसी टाइप से आप क्या करोगे, एक टीम में काम करके पूरे के पूरे रोबोट प्रोडक्ट को तैयार करोगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि जो रोबोट में जो रिसर्च मटेरियल है वो क्या होता है, डिफरेंट फील्ड्स ऑफ रिसर्चर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। सो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिसर्चर्स हैं वो जब कोई मटेरियल या कोई आई वुड से रोबोट का लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो उनके जो नोटेशंस हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले क्या करते हैं, अपने खुद के नोटेशंस का मतलब होता है सिंबल, जैसे कि आप स्केलर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर कोई इलेक्ट्रिकल का है तो वो वोल्टेज हो गया, आपका करंट हो गया, और जो बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है वो। और कोई मैकेनिकल का है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। कंप्यूटर साइंस वालों के अपने नोटेशंस हैं, मैथमेटिक्स में अपने नोटेशन है, फिजिक्स के अपने नोटेशंस और कन्वेंशंस होते हैं। सो क्या हो रहा है, क्लियर एंड कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ नोटेशंस बिकम्स अ चैलेंज। हमारे पास एक क्लियर और कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ नोटेशन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट इंक्लूड्स रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, कौन किस सिंबल को किस टाइप से रिप्रेजेंट करेगा, किस कंसेप्ट को आप स्केलर फील्ड में लिखोगे, किसको आप वेक्टर में लिखोगे, मैथमेटिक्स के क्या सिंबल्स होंगे, ठीक है। वो सब एक
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है। इसलिए क्या होता है, यूजुअली जितने भी रोबोटिक्स के आप टेक्स्ट बुक देखोगे उसमें स्टार्टिंग में या फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में एक नोटेशन का कन्वेंशन बहुत क्रिस्प तरीके से मेंशन किया होता है कि हम इस टेक्स्ट बुक में वेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्केलर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, टेंसर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब एक क्लियर नोटेशन का सिस्टम उसमें डिफाइन किया हुआ होता है। इसीलिए हम भी इस कोर्स में जो सिंबल्स और जो कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं, जो नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, उसको यहाँ पे ब्रीफली पेश किया गया है सो दैट आगे चलकर कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, सो थ्रू आउट दिस कोर्स हम लोग क्या करेंगे, जो स्केलर्स होंगे आपके उनको लोअर केस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल के, एम, एन, ए। ठीक है, सो जो लोअर केस अल्फ़ाबेट हैं उनसे हम स्केलर को रिप्रेजेंट करेंगे, और इंटीजर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 2 3, और इनके कॉम्बिनेशन को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, डेसिमल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को यूज़ कर सकते हो, यानी कि डेसिमल वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। बट यूजुअली आप लोअर केस अल्फ़ाबेट को रिजर्व करके रखोगे स्केलर्स के लिए। सेकेंड वन इज वेक्टर्स। सो वेक्टर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सो वेक्टर के लिए वी विल यूज लोअर केस अल्फ़ाबेट विथ एरो। ठीक, एरो अबव द अल्फ़ाबेट। आपने देखा होगा, जैसे मैंने ये ए लिखा, वेक्टर ए, और इसके ऊपर लगा दिया अल्फ़ाबेट। अब टेक्स्ट बुक में क्या होता है, ये एरो नहीं लगा होता है, वहाँ पर वो लोग क्या यूज़ करते हैं, बोल्ड लेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक, इस टाइप से, बिकॉज वो प्रिंटिंग प्रेस में बना है, सो बोल्ड लेटर को प्रिंट करना बहुत ईजी है। बट आप बार बार इस टाइप से बोल्ड नहीं बना सकते पेन और पेपर पे। ठीक, सो दैट इज़ वाई हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज़ लोअर केस अल्फ़ाबेट विद एन एरो ओवर इट। ये हो गया आपका वेक्टर। ठीक, सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, वेक्टर्स हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल आर लोअर केस अल्फ़ाबेट। अपर केस अल्फ़ाबेट को भी हम यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से, बट डिस्टिंक्शन क्या है, उनके ऊपर एक एरो लगा होना चाहिए। ठीक, थर्ड पॉइंट इज वेक्टर्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 नंबर्ड अल्फ़ाबेट्स विथ एरो ऑन द टॉप। जैसे कि O1 O2, अगर कोई ओरिजिन है O1, सेकेंड ओरिजिन है O2, सो O1 से O2 तक जो वेक्टर होगा, यू विल राइट O1 O2 विथ एन एरो। सिमिलरली A1 A2 विथ एन एरो। ठीक, similarly vectors can also be represented by using 2 alphabets like OP with an arrow, O1 O2 with an arrow, और 2 small case letters like AB with an arrow. So इसका जिस्ट ये है, या तो आप लोअर केस अल्फ़ाबेट ले लो या अपर केस ले लो या कॉम्बिनेशन ले लो। ठीक, बट इट हैज़ टू हैव एन एरो ऑन द टॉप। ठीक है, उसके ऊपर एरो होगा तो वी विल कंसिडर इट वेक्टर। नाउ मेट्रिसेस। अब मेट्रिसेस को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सो वी विल यूज़ अ अपर केस अल्फ़ाबेट विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। अपर केस यानी कि कैपिटल अल्फ़ाबेट या कैपिटल लेटर इस टाइप से P, एंड देन यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट लाइक दिस। ठीक है, उसको अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करा है, सो इट रिप्रेजेंट्स दी मैट्रिक्स। P हो गया आपका T, यू विल राइट D। सो P यूजुअली पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं, कोई पॉइंट है 3 डायमेंशंस में, अगर आपको वेक्टर की फॉर्म मैट्रिक्स की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करना है, सो यू विल राइट इट P। इफ़ देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, सो यू विल राइट T, और इस टाइप से एनक्लोज करोगे, और D फॉर डिस्प्लेसमेंट। यूजुअली डिस्प्लेसमेंट मैट्रिसेस को हम D करके ऐसे करके लिखते हैं। ठीक, अब इसमें सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट भी हम यूज़ करते हैं व्हेन इट कम्स टू रोबोटिक्स। ठीक है, जब रोबोटिक्स का बात आता है तो हम लोग सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट को भी यूज़ करते हैं। तो दिस वन इज़ दी सबस्क्रिप्ट, और ये जो ऊपर की साइड है जो पावर वाली पोजीशन पे है, दिस इज सुपरस्क्रिप्ट, दिस इज सबस्क्रिप्ट। ये आपकी सबस्क्रिप्ट हो गई, और ये जो ऊपर है दिस इज सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, सो जैसे कि आप लिखोगे T2 to 1, और ऐसे भी बोल सकते हो इसको T2 विद रिस्पेक्ट टू 1, दोनों एक ही हैं, और इसको आप एनक्लोज करोगे स्क्वायर ब्रैकेट में। सो ये दोनों के दोनों आपके मैट्रिसेस हैं विद सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये 2 और 1 का क्या मतलब होता है हम जब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यह याद रखना कि मैट्रिसेस को आप यूजिंग सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो, और सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट फ्रेम्स। रोबोटिक्स काइनेमेटिक की स्टडी में आपको बार बार कोऑर्डिनेट सिस्टम्स और कोऑर्डिनेट फ्रेम्स से डील करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी जॉइंट्स हैं, सारे जॉइंट्स पे या जितने भी लिंक हैं, सारे लिंक पे आप एक ना एक
रेफरेंस फ्रेम को अटैच करोगे, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग करली ब्रेसेस लाइक दिस। करली ब्रेसेस के अंदर आप नंबर को, इंटीजर वैल्यू को पुट कर सकते हो, ठीक है। सो इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1 2 3 एनी नंबर लाइक दिस, ठीक है। सो एक करली ब्रेस को आप लगाओगे और उसके अंदर आप एनक्लोज करोगे एक नंबर को, सो दैट रिप्रेजेंट्स अ कोऑर्डिनेट फ्रेम। सो इसको मैं बोलूँगा दिस इज फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 4 एट्सेट्रा, ठीक है। एक और तरीका है कोऑर्डिनेट फ्रेम को रिप्रेजेंट करने का, वो है अपर केस अल्फ़ाबेट एनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स, ठीक। इस टाइप से एफ इन करली ब्रेसेस यू कैन राइट यू एम बी एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल ए और करली ब्रेसेस में तो हम इसे बोलेंगे दिस इज फ्रेम नंबर ए, बी यू कैन राइट इट फ्रेम नंबर बी, ठीक है। इस टाइप से आप रिप्रेजेंट करोगे। जो है थर्ड तरीका है रिप्रेजेंट करने का कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को, दैट इज़ बाय यूजिंग दी एक्सिस। सो अगर एक आपके पास कोऑर्डिनेट फ्रेम है इस टाइप से जिसकी 3 एक्सिस हैं, फर्स्ट वन इज़ एक्स, सेकेंड वन इज़ वाई एंड थर्ड वन इज़ जेड एक्सिस, ये इसका ओरिजिन हो गया। सो इसको आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो, करली ब्रेसेस लगाओगे और इसकी जो 3 एक्सिस हैं एक्स वाई और जी, इनको आप मेंशन कर दोगे एक्स वाई एंड जी, ठीक है। तो इसका मतलब है एक ऐसा कोऑर्डिनेट फ्रेम जिसकी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ये हैं एक्स वाई एंड जी। सिमिलरली क्या होता है, वी कैन हैव अनदर फ्रेम जिसकी 3 एक्सिस हैं यू वी और डब्ल्यू। सो इस केस में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यू विल राइट द 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दैट इज यू वी एंड डब्ल्यू और उसको आप एनक्लोज कर दोगे करली ब्रेसेस में। सो दैट रिप्रेजेंट फ्रेम विच इज हैविंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दैट इज यू वी एंड डब्ल्यू। और यहाँ पे कॉमा नहीं लगाते हम लोग, ठीक है। सो कॉमा नहीं लगाते हैं, विदाउट कॉमा ही आप लिखते हो एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, इस टाइप से नहीं लिखते हैं, ठीक है। कॉमा को हम अवॉइड करते हैं, वी जनरली राइट एक्स वाई एंड जी, और इसको करली ब्रेसेस में एनक्लोज करने से हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना फ्रेम जिसकी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं अलोंग द 3 प्रिंसिपल डायरेक्शंस, और वो है एक्स वाई और जी, ठीक है। इस टाइप से कोऑर्डिनेट फ्रेम को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के कुछ ऑपरेशंस या ऑपरेटर्स मैंने लिखे हैं। सो अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसको हमने इस टाइप से रिप्रेजेंट करा है, ए लिखा है अल्फ़ाबेट कैपिटल और स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। सो इसके डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, अगर ए आपका मैट्रिक्स है तो इसके डिटर्मिनेंट को आप ये मॉड का जो सिंबल होता है यानी कि 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में ए प्लेस करोगे। सो दिस रिप्रेजेंट्स द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यू कैन ऑल्सो राइट डी ई टी ए, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये सब तो बेसिक मैथमेटिक्स से आपको पता ही होगा, बट अगेन मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि मैं इस कोर्स में किस टाइप से इन सारे ऑपरेशंस को नोटिफाई करूँगा, ठीक है। सो दैट आगे जाके आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि ये क्या लिख दिया आपने, इसका क्या मतलब है, ठीक। ट्रांसपोज को कैसे लिखोगे, अगर ए मैट्रिक्स है सो उसके ऊपर आप टी लिख देना, पावर जहाँ पे आती है यानी कि इसके सुपर स्क्रिप्ट साइड पे यू कैन राइट टी, और बहुत सारी बुक्स में ट्रांसपोज को ऐसे प्राइम भी लगा देते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये कॉमा हुआ, ये ऊपर इसके कॉमा लगा देते हैं, यानी कि आप इसको ए प्राइम भी बोल सकते हो। सो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट ट्रांसपोज। और अगर आपने इंडेक्स यूज़ करा है फॉर एग्जांपल टी 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, अगर आपने इस टाइप से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करा है सो इसका ट्रांसपोज आप ऐसे लिखोगे, आप टी लगा दोगे इसके ऊपर, ठीक है। और यू कैन राइट अ प्राइम दैट इज़ नथिंग बट अ स्मॉल कॉमा ऑन दी सुपर स्क्रिप्ट साइड। सो इस टाइप से आप क्या करोगे, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स इनवर्स। इनवर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो नेक्स्ट है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। सो अगर ये आपका ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए है, सो इसके इन्वर्स को आप, ये ए मैट्रिक्स है, इसके इन्वर्स के लिए आप -1 इसकी सुपर स्क्रिप्ट साइड पे लिख सकते हो, ठीक है। और आप INV करके ए भी लिख सकते हो, ये भी वैलिड होता है कई जगह पे, बट मैं इस टाइप से यूज़ नहीं करूँगा, आई विल राइट लाइक दिस। सो ए मैट्रिक्स एंड उसकी पावर में -1, दैट मीन्स द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज दी वेक्टर ऑपरेशंस। अब हम देखते हैं कुछ वेक्टर ऑपरेशंस को। सो डॉट प्रोडक्ट इज सिंपली ए डॉट बी। सो अगर ए वेक्टर ये है आपका और एक वेक्टर बी है, सो डॉट प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डॉट।
सिमिलरली कोई O1 वेक्टर है और O2 वेक्टर है, सो दिस इज द डॉट, इस टाइप से भी डॉट ऑपरेशन है, ठीक। क्रॉस प्रोडक्ट में यू विल राइट दिस लाइक क्रॉस, सो इफ देयर इज वेक्टर A एंड अ वेक्टर B, सो यू विल राइट दिस क्रॉस, इट विल रिप्रेजेंट A क्रॉस B। इस टाइप से भी हो सकता है, OP वेक्टर ये हो गया, OQ वेक्टर ये हो गया, सो यू विल राइट क्रॉस प्रोडक्ट लाइक दिस। बहुत बेसिक है, ठीक है। नाउ एंगल्स की बात कर लेते हैं। एंगल्स यूजुअली थीटा, अल्फा, गामा, फाई इस टाइप से डिनोट किए जाएंगे। नंबर्ड नोटेशन लाइक θ1, θ2, α1, α2 बहुत कॉमन है रोबोटिक्स में, φ1, φ2, ठीक है। इस टाइप से नंबर्ड नोटेशन आप यूज़ कर सकते हो अलॉन्ग विथ एंगल्स, ठीक है। यूजुअली θ1, θ2, θ3, α1, α2, α3 इस टाइप से बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं रोबोटिक्स में, ठीक है। और कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जैसे कि cos θ1 बार बार रिपीट होगा, sin θ1, cos ऑफ θ1 प्लस θ2, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। बार बार cos sin नहीं लिखते हैं, सो हम क्या लिखते हैं, cos ऑफ θ1 को आप कैसे लिखोगे, यू विल राइट c θ1, ठीक है। अगर थीटा, फाई, अल्फा ये सब एक साथ यूज़ हो रहा है, सो यू विल राइट c ऑफ θ1। और कई बार ऐसा होता है कि θ1, θ2, θ3 यूज़ हो रहा है, सो आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो, यू विल राइट c1। समझ में आया? एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा केस है आपके पास जहाँ पे हेट्रोजेनस एंगल्स यूज़ हो रहे हैं, एक थीटा यूज़ हो रहा है, अल्फा यूज़ हो रहा है, फाई यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग एंगल यूज़ हो रहे हैं जिनके सिंबॉलिक नोटेशन अलग अलग है। सो कॉस ऑफ θ1 को कैसे लिखोगे, यू विल राइट c θ1। इसको c1 नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो कॉस ऑफ अल्फा 1 भी हो सकता है ना, कॉस ऑफ फाई 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमको थीटा लिखना पड़ेगा, वी विल राइट c θ1, ठीक है। सिमिलरली साइन ऑफ अल्फा 1 को कैसे लिखोगे, s अल्फा 1। सिमिलरली वी विल राइट कॉस ऑफ फाई 2, कॉस फाई 2 को कैसे लिखोगे, c ऑफ फाई 2, ठीक है। यहाँ तो थीटा, अल्फा, फाई आपको यूज़ करना पड़ेगा, बट एक और कंडीशन हो सकती है। वो कंडीशन ये है जब हमारे पास होमोजीनियस एंगल यूज़ हो रहे हैं, यानी थीटा है तो θ1, θ2 और θ3 यूज़ हो रहा है, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। इस टाइप की कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, कॉस ऑफ θ1 की जगह आप सीधे c1 लिख दो, क्योंकि हमें पता है सारे एंगल ही थीटा है, ठीक है। तो c1 का मतलब कॉस ऑफ θ1, c2 का मतलब कॉस ऑफ θ2, c3 का मतलब कॉस ऑफ θ3। यहाँ पे अल्फा और फाई से कंफ्यूज होने की कंडीशन नहीं है, इस केस में हम थीटा को भी अवॉइड कर देते हैं, डायरेक्टली c1, c2 इस टाइप से लिख देते हैं। सिमिलरली अगर कोई एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 यूज़ हो रहा है, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कॉस ऑफ अल्फा 1, कॉस ऑफ अल्फा 2, आप क्या कर सकते हो, सीधे c1 और c2 लिख सकते हो। बिकॉज यू ऑलरेडी नो खाली अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 यूज़ हो रहा है, सो c1 का मतलब होगा कॉस ऑफ अल्फा 1, c2 का मतलब होगा कॉस ऑफ अल्फा 2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो इस टाइप से हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कई बार लिखते हैं। बिकॉज क्या होता है, जो मैट्रिक्स ऑपरेशंस आप करोगे ना, मल्टीप्लिकेशन ही होती है यूजुअली या इन्वर्स, वो इतनी लंबे एक्सप्रेशन बन जाते हैं ना कि बार बार कॉस साइन आप लिख नहीं पाओगे उसको, और कई बार लिखने की कोशिश करोगे तो आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशन हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म की नोटेशंस को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स और रहते हैं, वो इस टाइप से हैं, जैसे कि साइन फाई को आप एस फाई लिख सकते हो, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई, जहाँ पे प्लस आ गया, एडिशन आ गया, सो अगर आपके पास एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई आपको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या लिखोगे, कॉस की जगह पे सी लिख देना और ब्रैकेट में थीटा प्लस फाई ऐसे लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस और इसकी कॉस की जगह पे सी, ठीक है। और जो इसका ये सबस्क्रिप्ट वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे थीटा एंड फाई। अब थीटा फाई एक साथ लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है। इस नोटेशन में मतलब ये है कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई, ठीक है। अब एक माइनस वाला केस भी देख लेते हैं। अभी तो प्लस था, अब माइनस देख लो। अगर इन दोनों के बीच में माइनस है, कॉस ऑफ थीटा माइनस फाई, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिंपल है, या तो सी ब्रैकेट थीटा माइनस फाई लिख दो, ये तो समझ आ रहा है। और शॉर्ट फॉर्म करना है इसको, क्या करो, कॉस की जगह पे यू विल राइट सी, और साइन होगा तो एस आ जाएगा, ठीक। कॉस की केस में आप सी लिख देना, और थीटा माइनस फाई को सबस्क्रिप्ट में जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो थीटा माइनस फाई लिखना पड़ेगा,
ठीक है, प्लस वाले में हमने सीधे प्लस साइन भी हटा दिया था, थीटा फाई लिख दिया था खाली, और माइनस के केस में आपको माइनस फाई लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही दोनों में डिफरेंस है। और एक कंडीशन है जहाँ पे साइन ऑफ थीटा वन टाइम्स कॉस ऑफ थीटा टू हो सकता है। साइन थीटा वन को एस वन लिख देना, एस थीटा वन लिख देना, कॉस थीटा टू को सी थीटा टू लिख देना। इसको और शॉर्ट कर दोगे बिकॉज जितने भी एंगल्स हैं सब थीटा में काउंट हो रहे हैं। सो थीटा वन को आप, साइन थीटा वन को आप एस वन भी लिख सकते हो जो मैंने बताया था, कॉस थीटा टू को आप सी टू भी लिख सकते हो। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, ये होना चाहिए, इट शुड बी एस वन टाइम्स सी टू। ठीक है, ये होना चाहिए। ओके, ये अगेन वही एग्जांपल है जो मैंने आपको बताया था। अगर साइन ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू है, सो यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय एस और इसके सबस्क्रिप्ट में वन टू। सो एस वन और टू का मतलब है साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। आपने क्या करा, प्लस का साइन भी ओमिट कर दिया, नहीं लिखा हमने। ठीक, सिमिलरली अगर एक और कंडीशन है जहाँ पे कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू है, अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो आपको बताना पड़ेगा ऑपरेशन में। सो यू विल राइट कॉस की जगह पे आप लिख देना सी, थीटा वन माइनस थीटा टू की जगह वन माइनस टू, और ये इसके सबस्क्रिप्ट में है। इस टाइप से है, अगर कॉस ऐसे है तो वन माइनस टू। ठीक है, ये कॉस वन माइनस टू ऐसे नहीं लिखा है, ये इसके सबस्क्रिप्ट में है। सो कॉस की प्लेस पे सी, वन माइनस टू, दैट मीन्स कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू। तो ये सारी शॉर्ट नोटेशंस बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं रोबोटिक्स में, और बहुत सारी फॉरेन ऑथर्स की टेक्स्ट बुक है उनमें आपको ये भर भर के देखने को मिलेगी। सो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट लोगों को पता नहीं होता है इनका मतलब क्या है, और वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ठीक, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ नोटेशंस इज ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आपको पता नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, सो ये एक फ्यूचर का कंसेप्ट है, बट अगेन इतना समझ लो यहाँ पे कि ये एक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स होता है, और मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपर केस अल्फ़ाबेट विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, और अगर आपने मैट्रिक्स को सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के साथ लिखा है, जैसे कि ये दिस इज़ दी सबस्क्रिप्ट और ये वन आपका सुपरस्क्रिप्ट, तो क्या होगा, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। मैट्रिक्स शो करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इस टाइप से। ठीक, सो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, एक मैट्रिक्स होता है। सो उस मैट्रिक्स को आपने रिप्रेजेंट करा बाय यूजिंग अ कैपिटल लेटर, उसके बाद आपने लगाया, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग सबस्क्रिप्ट राइट साइड पे। ठीक है, ये आपकी सबस्क्रिप्ट हो गई। ये जो आपने वन लिखा है दिस इज लीडिंग सुपरस्क्रिप्ट लेफ्ट साइड पे, और मैट्रिक्स शो करने के लिए आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इस टाइप से। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ मैट्रिक्स विथ अ सुपरस्क्रिप्ट ऑन द लेफ्ट साइड एंड अ सबस्क्रिप्ट ऑन द राइट साइड। इस तरीके से हम आगे जाके जब आप देखोगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है रोबोटिक्स में। यूजुअली टी या आर यूज़ करा जाता है, कई सारी बुक्स में क्यू यूज़ करा जाता है, दिस अल्फ़ाबेट क्यू, बट हम इस वाले कोर्स में इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें एक ट्रेलिंग सबस्क्रिप्ट होगा राइट साइड पे नीचे की तरफ, दिस वन, और एक लीडिंग सुपरस्क्रिप्ट होगा लेफ्ट साइड पे यहाँ पे। ठीक है, और टी आपका एक मैट्रिक्स है। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, टी टू वन और एक स्क्वायर ब्रैकेट। सो ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइप से शो करी जाएगी। इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम टू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर वन। ये जो टू लिखा है ये फ्रेम का नंबर है। जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन करोगे जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा, सो जो आपका नीचे साइड पे लिखा होगा ये आगे की तरफ ट्रेलिंग सबस्क्रिप्ट में, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम टू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर वन। ठीक है, ऐसे सोच लो इस टाइम पे। सो ये आपका नोटेशन का पोर्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ अभी एग्जांपल के लिए, अगर आपका टी टू वन लिखा है इस टाइप से, सो इसको ऐसे पढ़ना है, टी यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम नंबर टू विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम नंबर वन। ठीक है, इस टाइप से पढ़ सकते हो आप। सो इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रेम टू, जो फ्रेम नंबर टू आपका होगा और फ्रेम नंबर वन होगा। सो इस टू की ट्रांसफॉर्मेशन को विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम वन की ट्रांसफॉर्मेशन को जो मैट्रिक्स डिटरमाइन करेगा उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और आगे जाके ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिलहाल तो हम इस टाइप से डिनोट करेंगे, बट आप जब एक एडवांस लेवल पे रोबोटिक्स परस्यू करोगे तो
वहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट को बार बार लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे आपके कंसेप्ट इतने क्लियर रहेंगे कि आपको पता होगा कि ये T21 जो है ये एक मैट्रिक्स है, तो बार बार ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली T21 लिख सकते हो, और या फिर अगर रोटेशन मैट्रिक्स है तो R21 इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। ठीक, तो यहाँ पे हम अपने रोबोट नोटेशंस को फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, जो कुछ फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स हैं, जिसमें हम मेट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और वेक्टर के फंडामेंटल्स को एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, सो दैट आगे आकर अगर आप मेरी कोई डेरिवेशन या मैंने कुछ डिनोट करा है तो वो मैंने कैसे करा है उसको समझने में आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। सो इसी के साथ हमने रोबोट नोटेशंस वाला टॉपिक ख़त्म कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स को कवर कर लेंगे। इसमें क्या होगा, मैं आपको कंप्लीटली मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर्स और ट्रांसफर फंक्शन के बारे में कंप्लीटली तो नहीं पढ़ा सकता, बट मैं आपको इतना रिवीजन करा सकता हूँ, सो दैट जो भी मैं अब आगे करने जाऊँगा, जो भी डेरिवेशंस होंगी, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, उसमें जितना भी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और वेक्टर का यूज़ होना है वो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपको मैंने नहीं बताया और आप हो सकता है इसको अपने सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में करने के बाद भूल गए हो, सो अगर आप डायरेक्टली वेक्टर्स और मैट्रिक्स के ऑपरेशंस को देखोगे, सो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। सो क्या है, अभी हम बहुत सिंपल एग्जांपल्स को लेके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और वेक्टर के, सो दैट आगे आकर जितना भी हम करेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स, माइनर्स। ठीक है, एडजॉइंट क्या होता है, उसके बाद आप मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हो, ठीक, मैट्रिक्स इन्वर्स कैसे करना है, ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है, ये सारे बेसिक बेसिक कंसेप्ट्स हम कर लेते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेंट में आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, बेसिक यही होगा। सम प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं डिटर्मिनेंट की, हम डिस्कस कर लिए। वेक्टर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एंटायर काइनेमेटिक्स ऑफ रोबोट्स इज़ बेस्ड ऑन दी वेक्टर अप्रोच। सो वेक्टर्स तो आपको आने ही चाहिए। अगेन हम नॉर्मल सा वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई पढ़ लेंगे। ठीक, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, और इसी टाइप से कुछ फंडामेंटल्स वेक्टर्स के हम कवर कर लेंगे। हम ये भी देखेंगे कि अगर एक कोऑर्डिनेट फ्रेम है, यू हैव अ कोऑर्डिनेट फ्रेम लाइक दिस, सो इस ये एक्स वाई और जी हो गया। ठीक है, आपका एक फ्रेम है, एक कोई पॉइंट है पी 3 डायमेंशंस में। सो आपको पता होगा, बेसिक आपने कवर करा होगा इतना इंजीनियरिंग में। दिस इज़ दी पोजीशन वेक्टर, ओपी क्या है आपका, पोजीशन वेक्टर है। सो आप एक पॉइंट को 3 डायमेंशंस में यूजिंग अ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो भी हम इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या है, एक ट्रांसफ़र फंक्शन का टॉपिक है। ये बहुत सारी ऑथर्स की बुक में मैंने देखा है। सो ट्रांसफ़र फंक्शन बेसिकली आपका रोबोट कंट्रोल से रिलेटेड है। ये हम एक पेज में कवर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं इसको कवर किया जाएगा। ये इसीलिए कवर कराया जाएगा सो दैट आगे जब आप रोबोट कंट्रोल करोगे सो आपको वहाँ पर याद रहे। एक्चुअली इसकी इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो मेन फोकस आपका इन 3 टॉपिक्स पे रहेगा। ट्रांसफ़र फंक्शन वाला टॉपिक ऐसे ही हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे।